हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की अपनी इस गणित की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका कि नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने चैप्टर का नाम पढ़ा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहाँ पर एक शब्द हमने उपयोग किया चर। तो आगे हम चैप्टर की शुरुआत करें उसके पहले अपन ये समझते कि चर राशि आखिर होती क्या है। तो गणित में दो प्रकार की राशियां यहाँ पर होती हैं, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। अभी क्या होती हैं देखें यहाँ पर। चर राशि वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये इन्हें हम कहते हैं चर राशि। यहाँ पे हमने क्या बता रहे हैं हम कि मान परिवर्तित होता रहता है। मान परिवर्तित होते रहने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बात की यहाँ पर एक्स वाई जेड की, तो कभी कभी जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो किसी सवाल में एक्स का मान 2 आता है, किसी सवाल में एक्स का मान 4 आता है, 5 आता है। वाई को यदि हम उपयोग करते हैं तो वाई का मान कहीं 10 आएगा, 20 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, 2/5 आएगा, मतलब कुछ भी मान यहाँ पर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का एक्स वाई जेड ए बी सी, इनमें से किसी भी चीज़ का मान मान स्थिर नहीं रहता है, सभी का मान सवाल में बदलता रहता है। तो इसीलिए हम इन राशियों को कहते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, उन राशियों को हम चर राशि कहते हैं। इसके विपरीत अपन देखें अचर राशि। अचर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव एक समान रहता है, जैसे कि 2, 3, 5, 100, 200, 1000, 5000, कोई भी एक संख्या की अपन बात करें तो इन्हें अचर राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मान कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। यदि ये 2 लिखा है तो इसका मान हर जगह 2 ही होगा, 2 को हम कहीं 3 नहीं बोलेंगे या 5 नहीं बोलेंगे। तो सीधी सी बात हमें ये याद रखना है कि वे चीज़ें जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम कहेंगे चर राशि, और जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें हम कहेंगे अचर राशि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चर राशि और अचर राशि क्या होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमने इसमें उपयोग की वो क्या था? इस चैप्टर का नाम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने चर राशि के अलावा एक और शब्द देखा। वो शब्द क्या था? रैखिक। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर के नाम में पढ़ा ना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर राशि तो समझ में आ गया कि जो एक्स वाई जेड वाली चीज़ें होती हैं वो चर राशि कहलाती हैं, लेकिन अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है? अब मान लीजिए अपन बात करते हैं कि हमारे सामने कोई समीकरण लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा है x + 5 = 0, और एक दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x⁻2 + 5 = 0। तो यहाँ पर दो समीकरण लिखे हुए हैं, दोनों समीकरणों में चर राशि x है और अचर राशि 5 है, लेकिन हम इस समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो इस वाले समीकरण को हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस वाले समीकरण की जो घात है, जैसे यहाँ 2 की घात लगी है लेकिन इसमें कोई घात नहीं है, मतलब यहाँ पर कितने की घात है? 1 की घात है। तो जिस समीकरण में x की घात, चर राशि की घात 1 लगी हो, या उसमें समीकरण में चर राशि के ऊपर कोई घात ही ना लगी हो, तो उस समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इस वाले समीकरण में x की घात 2 लगी है तो इसको हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे हम? इस समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो ये हो गया रैखिक समीकरण, मतलब जिस समीकरण के ऊपर कोई घात ना हो या जिस समीकरण की घात 1 हो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, और जिस समीकरण की घात 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। और यदि इसी समीकरण की घात हम 3 लगा दें तो इसको हम कह देंगे त्रिघात समीकरण। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात समीकरण।
त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख लें, त्रिघात समीकरण। तो समझ में आ गया होगा वो आप लोगों को कि यहाँ पे समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण। तो जिस समीकरण की घात 1 हो वो रैखिक समीकरण, जिस समीकरण की घात 2 हो वो द्विघात समीकरण, और जिस समीकरण की घात 3 हो वो त्रिघात समीकरण। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर एक और बात लिखी है हमारे इस चैप्टर के नाम में, क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। अब रैखिक समीकरण तो हमें क्लियर हो गया, जिस समीकरण की घात 1 हो उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और चर राशि भी हमें समझ में आ गई कि चर राशि क्या होती है, मतलब x, y, z, इनको हम चर राशि कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है, एक से ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कोई समीकरण हमें ऐसा लिखा हुआ x + y = 10, तो क्या हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे क्या, नहीं। तो ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन इसमें चर कितने हैं, 2, x और y। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आई एक बात। तो यहाँ पर क्यों कितने चर लिखे हुए हैं, 2, x भी चर राशि है और y भी चर राशि। तो जब 2 चर राशियाँ लिखी हैं तो इसको हम कहेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें हमसे कितने चरों की बात हो रही है हमारे सामने, एक, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। मतलब हमें कैसे सवाल हल करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ लिखा x + 5 = 0, या फिर लिखा हुआ है y + 3 = 9, या फिर लिखा हुआ है कहीं 2x - 5 = 10। तो यहाँ पर जो हमने सवाल देखे, इन सारे समीकरणों में कितनी चर राशियाँ हैं, एक। तो आज के इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में समझने वाले हैं कि ये जो एक चर वाले समीकरण होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनको अपन कैसे हल करते हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर आती है कि जब समीकरण को हल करने की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात अपन को दिमाग में हमेशा ये रखना है कि जब भी हम ये कहते हैं कि समीकरण हल करना, तो समीकरण हल करने का मतलब होता है कि समीकरण में जो भी चर राशि आई, जैसे यहाँ पर चर राशि x आई है, यहाँ पे चर राशि y आई है, यहाँ फिर से चर राशि x आई है। तो समीकरण हल करने का मतलब है कि हमें इस चर राशि का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें दिए गए समीकरण को कुछ इस तरीके से हल करना है कि समीकरण में जो चर राशि लिखी हुई है उसका मान हमें प्राप्त हो जाए। और जैसे ही हमें चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है मतलब समीकरण हल हो गया। ठीक, तो आज के इस क्लास में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम हल किस तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम हल करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे कि अपन यहाँ ध्यान दें पहले सवाल पर, यहाँ लिखा है x + 10 = 20। तो यहाँ पर एक ही चर राशि है x, मतलब ये रैखिक समीकरण है एक चर वाला। अब इसको हल करने के लिए हमसे कहा गया, इसका मतलब है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीका है। अब हमें एक चीज़ पहले से मालूम होना चाहिए कि बराबर के निशान के इस तरफ जो भी संख्याएं लिखी होती, मतलब हमारे दाहिने तरफ, इन्हें हम कहते हैं दायां पक्ष। और बराबर के निशान के इस तरफ मतलब हमारे बाएं साइड में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं या जो भी चीज़ लिखी होती है उसे हम कहते हैं बायां पक्ष। तो जब भी कोई चीज़ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब यदि कोई संख्या प्लस वाली है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली है तो वो प्लस वाली हो जाएगी। और यदि कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी हुई है तो वो भाग में जाएगी, और भाग के रूप में लिखी है तो वो गुणा के रूप में जाएगी। तो अब ये कैसे होता है ये अपन समझेंगे। अच्छा, एक भी तो ये सिर्फ बाएं से दाएं में जाने में नहीं होता, यदि कोई चीज़ दाएं से बाएं में आती है तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। जैसे इस सवाल को देखें, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी चीज़ लिखी है, जैसे कि यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है +10, तो इस +10 को हमें क्या करना है, इस तरफ पहुँचाना होगा। ठीक, मतलब x
बराबर 20 माइनस 10। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये संख्या जब इस तरफ थी बाएं पक्ष में तो ये प्लस की थी, और जब इसका हमने पक्षांतर किया मतलब इसको हमने बाएं से दाएं पक्ष में भेजा तो इसका चिन्ह बदल गया। तो अब इस संख्या का चिन्ह हो गया प्लस से माइनस। तो अब हमारा आंसर क्या मिला हमें? 10। 20 में से 10 घटा दीजिए, आंसर आ गया 10। तो ये x का मान निकल आया, मतलब हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, तो हमने x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस 5 बराबर 30। यहाँ भी हमको बोला गया इस समीकरण को हल कीजिए, तो हम क्या करेंगे? y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम y के साथ बाएं पक्ष में जो भी लिखा हुआ उसको हम दाहिने पक्ष में भेज देंगे। तो ये जो -5 लिखा है जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 30 प्लस 5। तो y का मान कितना आ गया? 35। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो जैसे ही आपका समीकरण में चर राशि का मान ज्ञात हुआ इसका मतलब सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पर y के साथ कोई संख्या नहीं है, यहाँ x के साथ कोई संख्या नहीं है। यदि होती तो हम इस सवाल को थोड़ा और आगे हल करते। ठीक, दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। यहाँ पर चर राशि है हमारी a। ठीक है, ए से लेके जेड तक जो भी अक्षर होते हैं सब के सब चर राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर a है, a के साथ क्या लिखा है? 6। अब इस 6 का पक्षांतर कर देंगे। अभी तक जो सवाल हमने की उसमें यहाँ भी संख्या थी, यहाँ भी संख्या थी, लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी है हमारी? 0। तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हम +6 को जब इस तरफ भेजेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? -6, क्योंकि इसका चिन्ह यहाँ प्लस का तो उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 - 6। अब चूंकि 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6। तो ये भी हल हो गया। यहाँ पर a का मान निकल आया -6। अब यहाँ पे हमने चर राशि इस्तेमाल की है t। अब इसमें t का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? ये +17 लिखा है, +17 का पक्षांतर कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 20 - 17। तो इसका आंसर आ गया 3। तो ये इसका भी मान ज्ञात हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हमने ये समझा कि चर राशि वाले से एक चर राशि वाले समीकरण को हल कैसे करते हैं। अब लेकिन जितने भी ये समीकरण हमने हल किए ये सब सिंपल थे। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से अपन समझते हैं कि इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखें, यहाँ हमने लिखा हुआ 5x बराबर 10। तो अब यहाँ पर भी हमको बोला है एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे हम यहाँ पर? तो हमें मान ज्ञात करना है x का। अब x और 5 के बीच में कोई निशान लगा है क्या? नहीं लगा है। ठीक है, मतलब x और 5 के बीच में जब कोई निशान नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच गुणा है। और जब कोई संख्या गुणा में होती है तो वो भाग में चली जाती है। मतलब इस तरीके से ये 5 यहाँ पर है, अब ये 5 चला गया बटे में, मतलब ये भाग में चला गया। अब सिंपल है, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए कि 10 आ जाए तो कितने बार में आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया 2। अब यहाँ आंसर में नीचे कितना लिखते हैं अपन? 2/1। तो आप चाहे 2/1 लिखें या 2, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया? x का, x बराबर 2। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 4 और x के बीच में कोई निशान नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर भी उन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। और जब कोई चीज़ में गुणा होगा तो वो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 12/4। तो यहाँ पर हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12। आंसर आया 3/1। अब 1 का कोई महत्व नहीं है इसलिए हम इसको बोलेंगे 3। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x का मान 3। अगला सवाल देखें। अब यहाँ पर हमने संख्या को पहले से भाग में रखा हुआ है, और जब कोई संख्या पहले से भाग में हो तो उसको हम कहाँ पहुँचा देते हैं? गुणा में। मतलब इसको इस तरीके से हल करेंगे हम, 7 × 5, ये हो गया 7 × 35। ये x का मान निकल आया। इस सवाल को देखें, ये भी क्या हो जाएगा? 7 का इसमें गुणा हो जाएगा,
ये कितना हो गया, 8 7 56। तो यहाँ पर y का मान आ गया 56। तो इस प्रकार से जब कोई चीज़ गुणा के रूप में लिखी हो तो उसको भाग में पहुंचा देना है, जब कोई चीज़ भाग के रूप में लिखी हो तो उसको गुणा में पहुंचा देना और हल कर देना। अब आप देखिए यहाँ पर x के साथ कोई संख्या नहीं बची है, यहाँ पर इसके साथ कोई संख्या नहीं बची, ये हल हो गया पूरा। ठीक है, मतलब जो भी चर राशि हमें दी गई थी अब उसके साथ कोई संख्या नहीं बची है, तो इसका मतलब हुआ कि उस चर राशि का मान हमने ज्ञात कर लिया और समीकरण हमारा हल हो गया। तो अब कुछ और तरीके के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल भी हमें आ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ लिखा है 2x + 5 = 10। अब इस सवाल में क्या हुआ, x के साथ भी एक संख्या लिखी है और यहाँ पर भी एक संख्या लिखी है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या प्लस वाली है या माइनस वाली पहले हम उसको हल करेंगे, बाद में हम x के साथ में जो संख्या लिखी है x के गुणांक के रूप में इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 2x = 10, ये +5 था, इस तरफ गया तो क्या हो गया -5। अब इसको हमने हल किया तो कितना बचा 5, मतलब 10 में से 5 गए तो 5। अब बची संख्या x के साथ 2। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा का निशान है। तो मतलब जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, मतलब ये जाएगा बटे में, तो ये हो गया 5/2। तो यहाँ पर अब x के साथ कोई संख्या है क्या, नहीं है, मतलब हमारा सवाल हल हो गया और x का मान निकल आया 5/2। फिर अगला सवाल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 5x - 10 = 25। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 5x को ज्यों का त्यों रखेंगे, 25 को भी ज्यों का त्यों रखेंगे और -10 का पक्षांतर हम यहाँ कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अभी हो गया 25 और 10 35। x के साथ अब क्या रह गया 5 और इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा है तो गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, मतलब ये हो गया भाग में। तो 5 नीचे गया, अब 5 से काटिए इसको, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। आंसर आया 7/1। अब ये 7/1 जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें से अपन इसको केवल लिखेंगे 7, क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर संख्या पहले से भाग में है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम तो हमें इस पे ध्यान ही देना है, पहले हमें इसको हल करना होगा। इसको हमने लिखा 4x/5 = 20 + 1 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये हो गया 20 में से हमने 1 घटाया तो बचा 19। अब ये जो 5 है ये बटे में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, गुणा के रूप में। ये हो गया 4x = 19 × 5। ठीक, अब एक तरीका क्या है, अपन इसका गुणा कर दें पहले, 19 × 5 = 95। अब क्या बचा x के साथ केवल 4, तो ये 4 गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा भाग में, तो आंसर मिलेगा हमें 95/4। अब x के साथ कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब x का मान प्राप्त हो गया 95/4। फिर अगले सवाल में देखें, यहाँ -5 था तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +5। अब 30 और 5 हो गया 35। यहाँ 4 बटे में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा के रूप में जाएगा, 35 × 4। इनका गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20 की 0, हाथ सिलाई 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 140। अब ये जो 3 है इस 3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा बटे में, तो हमें आंसर मिलेगा 140/3। तब x के साथ कोई संख्या बची है क्या, नहीं बची, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ 140। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल।
मतलब जब भी हमें किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है तो हमें कुछ इसी तरह के सवाल मिलेंगे, और जब इस तरह का सवाल आएगा तो उसको आपको इसी तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हल करना है और एक उसका मान ज्ञात कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो ये जो सवाल हमने किए ये आपकी किताब के सवाल नहीं थे। अब आपको यदि अपनी किताब में सवाल देखना है तो आप देख सकते हैं कि आपकी किताब में कौन से चैप्टर में इस तरीके के सवाल दिए गए हैं, तो आप उनमें भी इसी नियम का उपयोग करके उन सवालों का हल कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है इन सवालों को हल करने में तो आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।